जम्मू कश्मीर में 2 घरों से 6 लोगों के शव मिलने से लोग सन्न रह गए। जम्मू जिले में बुधवार को 2 घरों से 6 शव बरामद किए गए। मौत के सही कारणों की जांच की जा रही है। पुलिस ने बताया कि जम्मू शहर के सिद्रा इलाके से बरामद शव अर्ध छत विक्षत हालत में मिले हैं। पुलिस के मुताबिक सिद्रा के पौष तवी विहार रिहायशी इलाके में 2 घरों से शव बरामद किए गए हैं। उन्होंने बताया कि सभी मृतक कश्मीर के हैं और उनके परिवारों को सूचित कर दिया गया है। पुलिस ने कहा कि मामले की जाँच के लिए एक SIT गठित की जा सकती है। पुलिस ने सभी शवों को अपने कब्जे में लेकर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भेज दिया है। इतना ही नहीं, पुलिस ने जांच भी शुरू कर दी है। हालांकि अभी पुलिस कुछ भी कहने से इनकार कर रही है। बताया जा रहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की वजह सामने आएगी। पुलिस के मुताबिक शवों का पोस्टमार्टम उनके परिवार के जम्मू पहुंचने के बाद किया जाएगा। शवों की पहचान सकीना बेगम और उनकी बेटी नसीमा, रुबीना बानो, जफर अली, नूरुल हबीब और सज्जाद अहमद के रूप में हुई है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव से पहले इलेक्शन कमीशन ने वोटर लिस्ट पर काम करना शुरू कर दिया है। आयोग का कहना है कि इस बार वोटर लिस्ट में 20 से 25 लाख नए वोटर शामिल हो सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अब जम्मू कश्मीर में रह रहे भारी लोगों को भी वोटिंग का अधिकार मिल गया है। जम्मू कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी हृदेश कुमार ने बताया कि दूसरे राज्य के जो लोग यहाँ रह रहे हैं वो अपना नाम वोटर लिस्ट में शामिल करवा कर वोट डाल सकते हैं। इसके लिए उन्हें मूल निवासी प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। इतना ही नहीं, जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के लिए तैनात सुरक्षा बलों के जवान भी वोटर लिस्ट में अपना नाम शामिल करवा सकते हैं। हृदेश कुमार ने बताया कि जो भी 1 अक्टूबर 2022 तक 18 साल का हो जाएगा वो अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा सकता है। फाइनल वोटर लिस्ट 25 नवंबर को जारी होगी। वहीं इस पूरे मामले पर विपक्ष विरोध कर रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री और PDP की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने गैर स्थानीय लोगों को मतदान के अधिकार के फैसले का विरोध किया है। साथ ही उन्होंने सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है। आर्टिकल 370 और 35A ने जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया था। केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 हटा दिया था। साथ ही आर्टिकल 35A को भी खत्म कर दिया था। इससे अब वहां के लोगों को भी वो सारे अधिकार मिल गए हैं जो देश के दूसरे हिस्सों में रह रहे लोगों के पास थे। भारत में कोरोना को लेकर डर अब भी बरकरार है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 15,754 नए मामले दर्ज हुए हैं, जिसके बाद संक्रमण दर बढ़कर 3.47% हो गई है। कल के मुकाबले कोरोना के मामलों में इजाफा हुआ है। बीते दिन यह आंकड़ा 12,000 तक पहुंचा था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक कोरोना से 24 घंटे में 47 और लोगों की जान चली गई, जिसके बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 5,27,253 हो गई है। वहीं दर्ज नए मामलों के बाद अब देश में एक्टिव मामलों की संख्या 1,01,830 हो गई है, जो कुल मामलों का 0.23% है। इस दौरान 15,220 मरीज कोरोना से ठीक हुए, जिसके बाद रिकवरी रेट 98.58% हो गया है। वहीं देश में कोरोना के कुल आंकड़ों पर नजर डालें तो अब तक 4,43,14,618 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 5,27,253 लोगों की महामारी के चलते मौत हो गई है, जबकि अब तक 4,86,85,535 मरीज इस महामारी से ठीक हो चुके हैं। वहीं वैक्सीनेशन की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 31,52,882 लोगों को कोरोना की डोज दी गई है। वहीं अब तक वैक्सीनेशन का आंकड़ा 209.27 करोड़ पहुंच गया है। बिहार की राजनीतिक उथल पुथल के केंद्र रहे JDU के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष RCP सिंह ने एक बार फिर से नीतीश कुमार पर बयान दिया है। साथ ही उन्होंने अपने BJP में शामिल होने की चर्चाओं पर करीब मोहर लगा दी है। RCP सिंह ने कहा कि उन्होंने BJP में औपचारिक तौर पर शामिल होने समेत सभी विकल्प खुले रखे हुए हैं। वहीं RCP सिंह ने एक बार फिर से PM पद की उम्मीदवारी को लेकर नीतीश कुमार पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार 7 जन्म में भी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। वहीं उन्होंने केंद्र में मंत्री बनने के सवाल पर कहा कि नीतीश कुमार झूठ बोल रहे हैं। नीतीश की सहमति से ही वो मंत्री बने थे। दरअसल JDU के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष RCP सिंह ने 6 अगस्त को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने नालंदा में अपने गांव मुस्तफापुर में इस्तीफे का ऐलान किया था। दरअसल JDU ने उन्हें फिर से राज्यसभा भेजने से इनकार कर दिया था, जिसकी वजह से उन्हें मोदी सरकार में मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। इस्तीफे की घोषणा के साथ ही उन्होंने कहा था कि JDU में कुछ नहीं बचा, ये एक डूबता जहाज है। दिल्ली के डिप्टी CM और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के घर पर CBI ने छापेमारी की है। मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर CBI की छापेमारी की जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट कर कहा, CBI आई है, उनका स्वागत है। सिसोदिया ने आगे कहा कि जांच में पूरा सहयोग देंगे ताकि सच
जल्द सामने आ सके। सीबीआई ने दिल्ली के पूर्व एक्साइज कमिश्नर अरावा गोपी कृष्णा के आवास समेत 21 ठिकानों पर छापेमारी की है। सीबीआई की ये कार्रवाई दिल्ली समेत 7 राज्यों में चल रही है। गोपी कृष्णा के अलावा 3 और अफसरों के यहाँ छापेमारी की गई है। गोपी कृष्णा पूर्व एक्साइज कमिश्नर हैं। उन्होंने ही इस नई एक्साइज पॉलिसी को बनाया और लागू किया है। इतना ही नहीं, वो उन 11 अफसरों में भी शामिल हैं जिनके खिलाफ दिल्ली एलजी ने अनुशासनात्मक कार्रवाई का आदेश दिया है। दरअसल एलजी ने दिल्ली के सचिव की एक रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। 8 जुलाई को ये रिपोर्ट भेजी गई थी, जिसमें पिछले साल लागू की गई नई आबकारी नीति पर सवाल उठाए गए थे। पॉलिसी के जरिए शराब लाइसेंसधारियों को अनुचित लाभ पहुंचाने का आरोप है। टेंडर के बाद शराब ठेकेदारों के 144 करोड़ रुपए माफ करने की बात भी रिपोर्ट में कही गई है। आरोप है कि नई आबकारी नीति के तहत उठाए गए कदमों से राजस्व को भारी नुकसान पहुंचा है। महाराष्ट्र में मुंबई से सटे रायगढ़ से मिली संदिग्ध नाव की जांच तेज हो गई है। संदिग्ध नाव से 3 AK-47 राइफल और कुछ कारतूस बरामद किए गए थे, जिसके बाद अब इसकी जांच एनआईए को सौंप दी गई है। जांच के लिए एनआईए की एक टीम रायगढ़ का दौरा कर सकती है। जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र सरकार ने पूरी घटना का ब्यौरा खुफिया एजेंसियों के साथ साथ एनआईए से भी साझा किया है। एनआईए भी पूरी घटना पर नजर रखे हुए है। वहीं अधिकारियों का कहना है कि एनआईए मुंबई की एक टीम जांच के लिए रायगढ़ पहुंचने के लिए तैयार है। वहीं मामले में राज्य की एटीएस ने आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। इस संदिग्ध बोट से गुरुवार को 3 AK-47 के साथ कुछ जिंदा कारतूस बरामद किए गए थे। पुलिस ने बाद में बोट से 2 तलवारें और 2 धारदार चाकू भी बरामद किए थे। वहीं इससे पहले महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को जानकारी देते हुए बताया था कि नाव ऑस्ट्रेलियाई नागरिक की है, जिसके पति जेम्स हर्बर्ट नाव के कप्तान हैं। फिलहाल इस मामले में किसी भी तरह की टेरर एंगल की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन मामले की संजीदगी को देखते हुए जांच एनआईए को सौंपी गई है। नोएडा की ओमेक सिटी में महिला से छेड़छाड़ के आरोपी श्रीकांत त्यागी को भारतीय किसान यूनियन का समर्थन मिला है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने त्यागी समाज को समर्थन करने की बात कही है। दरअसल श्रीकांत त्यागी के समर्थन में त्यागी समाज ने 21 अगस्त को नोएडा में पंचायत का ऐलान किया हुआ है, जिसका समर्थन करते हुए नरेश टिकैत ने कहा कि इस मामले को बातचीत के जरिए सुलझाया जा सकता था। श्रीकांत त्यागी के संपत्ति पर कथित अवैध निर्माण और गैंगस्टर एक्ट के तहत बुलडोजर का इस्तेमाल करना और प्रशासन की तरफ से परिवार को परेशान करना निश्चित रूप से अनुचित है। टिकैत ने कहा कि हम त्यागी की तत्काल रिहाई की मांग करते हैं, जो मौजूदा समय में न्यायिक हिरासत में हैं, और उनके खिलाफ FIR से गंभीर धाराओं को वापस लेने की मांग करते हैं। उन्होंने कहा कि त्यागी समाज हमेशा BKU का हिस्सा रहेगा। हम अपने समर्थकों की अनदेखी नहीं कर सकते। हम महिलाओं का सम्मान करते हैं और मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। दरअसल श्रीकांत त्यागी का महिला के साथ बदसलूकी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वीडियो वायरल होने के बाद मामला दर्ज हुआ, जिसके बाद 9 अगस्त को श्रीकांत त्यागी को मेरठ से गिरफ्तार किया गया था। श्रीकांत त्यागी अभी न्यायिक हिरासत में हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.